नमस्कार साथियों। आज के एलडीसी के पेपर में अपन ने जो पढ़ा, जैसे पढ़ा, चाहे टेस्ट के माध्यम से, चाहे कोर्स के माध्यम से, चाहे बुक के माध्यम से, वो आपको एज इट इज देखने को मिला। मैंने नए सुमिलित कथन कारण वाले क्वेश्चन जो आपको मैराथन क्लास के माध्यम से करवाए थे, वो आपको एज इट इज देखने को मिले, और मैं आपको प्रूफ के साथ सही एवं सटीक आंसर की आपके सामने लेके आया हूं। कौन से प्रश्न आपत्ति वाले हैं या नहीं, वो भी मैं चर्चा करूंगा। जिस भी अभ्यर्थी ने पढ़ा है उसको मैं दावे के साथ कहता हूं, 25 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 24 क्वेश्चन के मैं आपको प्रूफ देने वाला हूं। कुछ सामान्य प्रश्न भी है, फटाफट छोटे से सेशन के अंदर आपको मैं प्रूफ देने वाला हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज के अंदर करवाया था, और मैंने ये भी कहा था आजकल इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। शायद जिसने भी ये क्वेश्चन देखा है और मेरे से पढ़कर गया है, उसको एक बार ऐसे ये टेस्ट पेपर जरूर याद आया है कि सर अपन ने ऐसे पढ़ा भी था। तो ये था। अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा फटाफट बताऊंगा कि जब अपन किसी आकृति को पिघला रहे हैं तो उसके अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल का कोई रोल नहीं होता, वॉल्यूम का। और यहाँ क्या था कि 8 सेंटीमीटर के धातु के गोले तो आपको दिए हुए थे। तो देखो, गोले का आयतन 8 × 8 × 8 करते अपन, 8 × 8 × 8 करते भाई, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई को छोड़ दो, 2 सेंटीमीटर का छोटा बना, ये लो ये लो, बोलो कितना आएगा? 64। इसका मतलब ये भी सही था अभी कथन, एज इट इज क्वेश्चन। कारण एक ठोस को पिघलाया जाता है, दूसरे ठोस के रूप में डाला जाता है जब पदार्थ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संरक्षित रहता है। और मैंने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की थी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही हो गया। तो यहाँ ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, अपन चलते आगे फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है आपका, मैंने आपको दो बातें बताई थी। टेस्ट के अंदर आपने यदि सॉल्यूशन देखा है, यानी मैराथन क्लास के माध्यम से देखा है, तो मैंने दो बातें बताई थी कि आप रट के चले जाना, चाहे 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा, 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा। जिसने भी पढ़ा है वो आज अच्छे से करके आया है पेपर को। ठीक है, तो यहां पर अपन कहते हैं ये क्या है, कथन सत्य है, लेकिन ये कहता है थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री बढ़ने पर cos थीटा का मान। इस एक त्रिकोणमिति स्टार्ट होते ही अपने बुक के पहले पेज से दो क्वेश्चन सोल्व होते हैं आपके। ठीक है, देखो कैसे कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा आपका ये दिया हुआ, देखो ये दे रखा, 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा, इधर ले जाते हैं sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। ठीक है, अब देखिए 0 डिग्री से 90 डिग्री कोस के अंदर ये टेबल दे रखी है, यहां से यदि यदि इधर बढ़ेंगे तो मान घटेगा नहीं कि बढ़ेगा। तो दूसरा गलत हो गया, आपका ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक, अब देखो, एक बेलन और एक ठोस शंकु की आधार त्रिज्या ठीक उतनी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h, बेलन के एक शंकु के आयतन का अनुपात। यहां देखिएगा, इसके अंदर तो आंसर 3:1, यानी पहले बेलन का आयतन फिर शंकु का। तो बेलन का क्या हो गया, πr² हो गया, अनुपात शंकु का क्या हो गया, 1/3 πr²h। यहां आप काटेंगे कि सर πr²h, ये काट ही दो। क्यों? क्योंकि बराबर है, वैल्यू आर एच सेम है, तो ये 3 इधर आ जाएगा, 3:1। ये आपके एलडीसी 2026 में पूछ लिया। अब आते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 318 पे। आप देखेंगे मैंने एक क्वेश्चन करवाया है, सॉल्यूशन भी करवा रखा है कोर्स के अंदर। एक शंकु और एक बेलन सिलेंडर का आधार और ऊंचाई समान है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे 1:3 था। ठीक है, दैट गेट लेवल 2 2025 में पूछा, 2026 में ये पूछ लिया। अगला क्वेश्चन देखो, पेपर कहां से बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, वो देखिएगा, मैं बताऊंगा आपको। सर्वांग समता, सर्वांग समता के मैंने रूल आपको दे रखे, कितने नंबर पेज पे, 210 पे। ठीक है, ये नियम है, भुजा 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 नियम, भुजा कोण भुजा नियम, कोण भुजा, ये सारे नियम दे रखे हैं। इसने क्या पूछा है कि भुजा 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 नियम, यानी तीनों भुजाएं बराबर हो, ये लो। और समरूपता में होता तो क्या होता, समानुपाती हो। तो ए में 3, एस ए एस दो भुजाएं, यानी साइड एंगल साइड, दो भुजाएं और उसके बीच का कोण, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, ये हो गया। ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल, यानी दो कोण और उसके बीच की भुजा, ये लो। आर एच एस, ये लो, मिलान कर दिए, ये आपका आंसर हो गया। और ये 210 नंबर पेज के ऊपर डायरेक्ट दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, एज इट इज क्वेश्चन देखो, बुक के अंदर दिया हुआ है मैंने। 372 नंबर पेज पे देखने को मिलेगा, के का मान जिसके लिए द्विघात समीकरण के एक्स एक्स माइनस 2 + 6 बराबर 0 का मूल बराबर है। और यहां देखना, के का मान जिसके लिए मूल बराबर होता है, तो मैंने एक टेबल भी दी है बीजगणित के अंदर, जिसके अंदर मैंने बताए हैं, टेबल नहीं सॉरी, साइड में लिखा है, मूल समान है, असमान है, वास्तविक है, काल्पनिक है। तो इसके लिए क्या होता है, b² - 4ac = 0 होता है।
यही होता है। तो आप क्या करते, आप इसको समीकरण को बनाते तो आप ऐसे लिखते सर के एक्स स्क्वायर फिर -2 kx प्लस 6 बराबर 0। तो यदि आप इसकी तुलना करते तो ऐसे ही तो करते, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहां से करेंगे तो बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 होता है। बी का मान क्या है -2k, तो -2k इसका स्क्वायर कर दिया -4। ए का मान क्या है के, सी का मान क्या है 6 बराबर 0। यहां क्या आ गया 4k स्क्वायर -24k बराबर 0। के कॉमन ले लेता हूं, के कॉमन ले लेता हूं, या फिर एक काम करूं 4 का भाग दे दूं तो भी कोई दिक्कत, 4 का भाग दूंगा तो क्या आएगा के स्क्वायर -6k बराबर 0। फिर यहाँ के कॉमन लूंगा तो ये लो भाई के -6 बराबर 0। के का मान या तो आएगा 0, ये आएगा 6। 0 ऑप्शन में नहीं था, 6 ये रहा। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन आया बुक से डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n का अंतिम अंक 0 है। 4 की पावर n का अंतिम अंक, इसका यदि अंतिम अंक 0 होना तो यहां क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं 10 की पावर 2 तभी 0 आ सकता है। इसका मतलब यहाँ 2 × 5 के फैक्टर आने चाहिए, जबकि इसमें 4 में क्या है, 4 में तो केवल 2 के फैक्टर हैं। सामान्य प्रश्न था तो इसने कहा है कि अंतिम अंक 0 है। क्या कह रहा है, संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n का अंतिम अंक 0, ऐसा संख्या ही नहीं है। ठीक है, 4 की पावर n का एकमात्र अभाज्य गुणनखंड 2 है, 2 के साथ 5 और हो जाता तो हो जाता। इसका मतलब इसने व्याख्या भी की है और ये सही भी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको खूब दिए। ये आपको निर्देशांक दिए हुए और इससे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। सूत्र क्या लगाना था, देखो ये रहा क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट x1 फिर ब्रैकेट में y1 - y2। और मैंने आपको किस तरीके से याद करवाया था बताऊं, एरिया निकालने का। टेस्ट के अंदर भी मैंने बार बार बोला था कि आप यहां से पढ़ के चले जाना, क्वेश्चन आएगा, रिकॉर्डिंग देख लेना, आप अभी भी पढ़िए यूट्यूब पे। 1/2 फिर मैंने आपको ये कहा था आप एक काम किया करो, याद नहीं रहता ऐसे लिख दिया करो, x1 ब्रैकेट किया प्लस x2 फिर ब्रैकेट लगाया फिर x3 ब्रैकेट लगाया। मैंने आपको इस तरीके से कहा था। फिर मैंने कहा 1 2 3 याद रख लेना। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, 1 आ गया तो y2 - y3, 2 आ गया तो y3 - y1, 3 आ गया तो बाद में क्या आ जाएगा, 3 के बाद y1 - y2। और मैंने ये भी बताया था यदि सहरेखीय हो जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भाई 3 बिंदु है, ये सहरेखीय हो जाएंगे तो उसका एरिया कोई बनेगा नहीं, 0 होगा एरिया, तो भाई इसके बराबर 0 रख देना। आगे आओ, एक संख्या को 27 के स्थान पर 72 से गुणा किया जाता है। बड़ा सामान्य प्रश्न है, कहीं इसकी प्रूफ की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, कोई संख्या है n मान लू मैं, अब क्या कह रहा है 27 से गुणा किया जाता है तो 27 n हो गई। ठीक है, अब ये कहता है इसकी जगह 72 से गुणा कर दिया तो ये लो 72 n। अब कितना बढ़ा आप देख लो, 27 n के ऊपर कितना बढ़ रहा है भाई, कितना 45 बढ़ रहा है क्या, 27 5 32 40, ठीक है 45 n। अब यहां तक तो देखते तब तो आता है डायरेक्ट फ्रैक्शन फॉर्म, और यदि आप परसेंटेज में निकालते तो इंटू 100 कर देते, ये लो काट दो इससे, 9 से कट जाएगा, 9 5 45, 9 3 27, 5/3। ये लो अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा x1 y1 x2 y2 x3 y3 निर्देशांक दिए हुए 3 बिंदुओं के। क्या कह रहा है कि त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को आंतरिक रूप से 2:1 में बांटता है, और मैंने ये भी कहा था 2 शीर्ष वाला होता है 1 भुजा वाला होता है। फिर कहा है कि केंद्र के निर्देशांक यदि ये दिया हुआ है तो केंद्र के निर्देशांक x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 y + y3/3। बुक के पेज नंबर 393 पे क्या दिया हुआ है देखो, मैंने बताया यहां देखो, परिकेंद्र, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, केंद्र या गुरुत्व केंद्र, ये रहा डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप आराम से सीधा सीधा ये दोनों ही कथन सत्य है। अगला देखो, एक तार, ये बड़ा आसान प्रश्न है, ये बिल्कुल भी कहीं टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है, यहां पर देखिए साहब, क्यों नहीं है इसकी टेंशन लेने की आवश्यकता है। टेंशन लेने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि ये कहता है कि इस तरीके से एक वर्ग है, ठीक है ना। अब सुनते जाना, ये कह रहा है एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 है, तो बोलो 10 10 10 होगी, परिमाप कितना हो गया, टोटल 40 हो गया, परिमाप कितना हो गया 40। अब ये क्या कह रहा है कि यदि तार को पूरी तरह से खोल दिया जाए और इससे पुनः 12 सेंटीमीटर वाला आयत बनाया जाए, तो एक बात हो, 12 सेंटीमीटर का आयत बनाएंगे तो लंबाई ये 12 सेंटीमीटर, बोलो ये भी क्या होगी 12 सेंटीमीटर। अब 12 और 12 24 तो हो गई, तो 40 में से बची कितनी, 16, तो 16 की आधी आधी ये हो जाएगी 8, ये हो जाएगी 8, ये हो जाएगी आपका। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन,
यहां आपको त्रिभुज की तीन भुजाएं दी गई हैं। जब तीन भुजाएं अलग अलग हैं, ठीक है, 3 4 5, ठीक है, यहां पर आपको कह रहा है कि क्या इससे अपन मान ज्ञात कर सकते हैं। अब सुनो मेरी बात, आप कहोगे गुरुजी ये है अपने, अपन ले लेते हैं इसको भाई समकोण त्रिभुज है, ऐसे मान लिया आपने, ठीक है। अब अपन यहां क्या करेंगे, यहां दे रखा है देखो 3, यहां दे रखा है 4 और यहां दे रखा है 5। आप कहेंगे गुरुजी इसका यदि वैसे निकालेंगे तो 1/2 आधार इंटू चाहिए 3 इंटू 4 काटेंगे 6 आ गया, ठीक है। लेकिन क्या पता इससे भी निकल जाए, देखो एक बार ट्राई करो, ये लो। अब एक बात बताओ, यहां अंडर रूट, ये इससे निकालता हूं एरिया, अंडर रूट एस कितना होगा गुरुजी, 3 4 7 5 12, 12/2, 6 हो गया। तो गुरुजी एस तो ये हो गया, ठीक है। अब 6 में से 3 घटाओ, 6 तो ये हो गया, 6 में से 3 घटाओ 3 बचा, 6 में से 4 घटाओ 2 बचा, 6 में से 5 घटाओ 1 बचा, ठीक है। अब एक काम करो आप, यहाँ 6 इंटू 6 लिख सकते हो ना, 3 2 6, 6 बार आएगा तो 6, यानी इससे भी निकल जाता है, तो इसका मतलब ये भी व्याख्या कर रहा है। तो आपका राइट आंसर ये रहेगा। मैंने लिखा है विषम बाहु, तो ये लिखा मैंने क्षेत्रफल सब प्रीमिलियर निकालना, ठीक। आगे चलता हूं, आइए अगला क्वेश्चन। डायरेक्ट सूत्र दिए हुए, सिर्फ मिलान करना है। ये आपको सूत्र दे रखे हैं, मैंने चतुर्भुज के सारे सूत्र दे रखे हैं। तो यहाँ पे अपन मिलान करेंगे तो सम चतुर्भुज का विकर्णों का गुणनफल का आधा, फिर बाद में क्या है समांतर चतुर्भुज आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। फिर क्या है समलंब का 1/2 समांतर भुजाओं का योग करते हैं इंटू एच करते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू एच। क्लियर। आओ, ये मैंने पूरा करवा रखा है 249 नंबर पेज पे। एक एक क्वेश्चन कर बढ़िया तरीके से आपको करवाते हैं, जो क्लास में करवाते हैं ना वो आता भी है, और यहां तक कि हर एक बिंदु, हर एक आप विकल्प का विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये आपके सामने प्रूफ है ही, पिछले थर्ड ग्रेड के अंदर भी पूरे के पूरे प्रश्न देखने को मिले थे। अभी आपको आपको मैं एक एक क्वेश्चन का प्रूफ दे रहा हूँ। सारे प्रश्न जिन भर्तियों के लिए हमने बुक निकाल रखी है और जिन भर्तियों पर अपन काम करते हैं उस पर 100% काम करते हैं और 100% मन लगा के आपको पढ़ाते हैं। एक मीनार धरातल पर खड़ी है, धरातल पर एक बिंदु से जो मीनार के बाद से 15 मीटर दूर है। अब क्वेश्चन इससे मिलता जुलता ही है। ये क्या था, ये बड़ा आसान था कि भाई ये धरातल है, इसके ऊपर एक मीनार खड़ी है, मैं मीनार की ऊंचाई h कह दूं। ये कहता है मीनार के पास से 15 मीटर दूर एक बिंदु है, या ये मान लीजिए 15 मीटर है। यहां से उन्नयन कोण कितना बता रहा है 60, समकोण। मैंने आपको बार बार कुक कुक के कहा था कि आप एक काम करना, टेन 60 और 30 डिग्री का भले ही आप आर्ट के हो लेकिन आप याद कर लेना। अब ये बताओ आर्ट वाला विद्यार्थी भी तो कर देगा भाई। 10 60 एक मैंने बताया था लाल बट्टे कक्का, मैराथन क्लास में पहले क्लास ही यहीं से स्टार्ट की थी। साइन कोस टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो 10 60 का मान तो आ जाएगा √3, लिख देता हूं एक बार। 10 60 बराबर लंब कितना है h बटे आधार कितना है 15, ये हो जाएगा √3, तो h बराबर क्या आ जाएगा 15√3, ठीक है। ये रहा बुक के पेज नंबर 402 के ऊपर ये मेरा क्वेश्चन करवाया हुआ, देख लो सेम ही है, सिर्फ 100 की जगह 15 था, ये x ज्ञात करनी थी 15√3। बताओ अगला क्वेश्चन देखो। एक त्रिभुज का बहिष्कोण दो अंतःसमुख कोणों के योग के बराबर होता है। देखो एक बार लाइन गौर से देख लेना, ये लो, ये क्या है, किसी त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को बढ़ाने से बना बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर वो होता है। अंतराभिमुख या अंतःसमुख एक ही बात होते हैं। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर सदैव तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक नहीं होता साहब, कम होता है। तो पहला सत्य हो गया, दूसरा असत्य हो गया। ये मैंने लिख रखा, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव अधिक होता है, योग तो, और किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से सदैव कम होता है। पेज नंबर 207 पे अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको जो बारंबारता करवाई है से अधिक से कम वाली करवाई है। इसके अंदर क्या था, ये कह रहा है से अधिक, इसका मतलब 0 से अधिक 53, 10 से अधिक 48, और 20 से अधिक 40, 30 से अधिक 25, और 40 से अधिक 15, और 50 से अधिक 6। बात समझ रहे हो। अब सुनो मेरी बात, से अधिक वाली बारंबारता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि 20 से अधिक, बोलो क्या कह रहा है, 20 और 30 का चुन रहा है, 20 और 30 का, तो 20 से अधिक कितने हैं 40, और 30 से अधिक कितने हैं 25, यानी 20 से अधिक कितने 40, और 30 से अधिक कितने 25, तो 40 में से 25 घटा दो, बोलो क्या आएगा 15, बोलो क्या आएगा 15। ये आपने 15 क्या निकाल दी, बारंबारता उल्टी निकलती है, ठीक है। आगे आओ। एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए माध्य
24 और माध्यिका। अब यहां पर भी मैंने खूब जोर दे दे के कहा था, मैंने कहा कुछ भी यदि याद नहीं होता है तो इतना जरूर याद रख लेना, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 मध्य। यदि आप सिर्फ मान पुटअप करते हो ये बात यदि आपके ध्यान में, और ये हर जगह हर परीक्षा के अंदर जहां जहां स्टैटिक्स है यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म बनेगा। या तो कई बार माध्यिका बहुलक और माध्य का अंतर पूछ लेता है, बहुलक और माध्यिका का अंतर पूछ लेता है, कोई माध्यिका का और माध्य का अंतर दे देता है, इस तरीके से पूछता है। ये रहा सेम क्वेश्चन, सिर्फ संख्या चेंज है। आगे आओ। 12 प्रेक्षणों के एक समूह का मध्य 35 है, इसमें क्या था 24, हाँ, लेकिन गलती से 42 ले लिया, मतलब ज्यादा ले लिया। कितना ज्यादा ले लिया 18 ज्यादा ले लिया, तो 18 का माध्य निकाल दो ना। प्रेक्षण कितने 12, 6 3 18, 6 2 12, यानी 1.5 कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने गलत तरीके से 42 ले लिया, वास्तविकता 24 है, तो कम करेंगे तो यहां 35 से 1.5 कम करेंगे 33.5 आएगा। यहां मैंने ये टेस्ट के अंदर करवाया था अच्छे से, कम ज्यादा का सब बताया भी था यहाँ एक्सप्लेन करके। और ये देख लो यहाँ पे 150, वास्तव में 160 था, कितना 10 कम लिया, ये देख लो 10 कम लिया, 10 वापस बढ़ेगा, 100 के ऊपर बढ़ेगा, 100 का भाग दिया, 0.1 अपन ने बढ़ाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। समकोण त्रिभुज में साइन थीटा कोस थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता। देख सकते हैं इसका मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। इस पेज से 2 प्रश्न आए। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, ये कारण दिया है। कारण कैसे भाई? आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी लाल बटे कक्का ही तो होता है। तो इसके अंदर क्या है, कर्ण सबसे बड़ा है, तो हर में कर्ण आ रहा है, यहां आपका क्या होगा, राइट ये होगा। क्लियर? आगे आओ। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसको आप यदि ज्ञात किया होगा तो आपने ऐसे किया होगा, सर ए में से ए घटा दे, ए में से ए घटा दे प्लस ए होगा, क्लियर कर दिया। फिर बी में से ये बी घटाएंगे तो बी माइनस बी प्लस बी हो जाएगा। ये लो भाई, क्या आ गया 2a² सॉरी, a प्लस ए 2a, तो बोलो 4a² प्लस 4b² का अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर a² b² तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 4 बाहर आएगा, कॉमन लेने के बाद 2 हो जाएगा, ये रहा। और ये मैंने दो बिंदुओं के बीच की दूरी बता रखी 391 नंबर पेज पे। अगला क्वेश्चन, यहां वर्ग अंतराल चुनना था आपको, तो आप क्या करते हैं, CF निकालते, सर 4 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56। इसके बाद आप क्या करते हो, 56/2 क्या करते हो 28, 28 से ठीक बड़ी CF आप देखते हो तो ये हो गई, ये लो आपने वर्ग चुन लिया। अब यहां इसके बाद ही तो माध्यिका निकालते हो, इसने तो बेचारे ने माध्यिका पूछी नहीं, आपसे सिर्फ वर्ग ही पूछा है, बाकी चीजें तो आगे रहेगी 125 से 45। यहां देख लो, मैं आपको करवाता हूं कि माध्यिका की गणना में मैंने करवाया, सतत श्रेणी में माध्यिका की गणना ये इस तरीके से बता रखा है, और यहाँ वर्ग चुनना, जबकि मैंने तो इसके आगे माध्यिका निकालने बताई है, वो नेक्स्ट पेज पे रह गई, पेज नंबर 331 पे देख सकते हो। अगला, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई तनाव लेने वाली बात थी नहीं। यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो √6 और √5 है तो ये कट गया, ठीक है, 6 से काट दिया 10 बार, 10 × 10 100 है, तो 25, 100/25 बोलो कितना आ गया 4। और मैंने कहा था जब विकल्प 1 2 3 4 आ जाए तो अलर्ट हो जाना, उत्तर 4 है लेकिन विकल्प 2 है, आ गया ना ऐसा क्वेश्चन, और मैंने कहा है। ठीक है, अब देखो अगला, एक संख्या का वर्ग 225 के साथ समाप्त होता है, संख्या के अंतिम दो अंक क्या हो सकते हैं। अब सुनो, जैसे ही मैं कह दूं कि चलो मैं 5 का करता हूं, 5 का वर्ग करूंगा, बोलो कितना आएगा 25, सामान्य प्रश्न है ये, ज्यादा कोई लोड लेने वाली बात है नहीं। 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625। अब यदि मैं बात करता हूं, संख्या का वर्ग करने के 225 के साथ समाप्त होता है, 225 के यदि साथ समाप्त करें मतलब लास्ट में 25 आता है, तो संख्या के अंतिम दो अंक क्या हो सकते हैं, अंतिम दो अंक 25 हो सकते हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं 55 और 85 और 75, ये अंक नहीं हो सकते। ठीक है, आप ये बेसिक नियम से देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द्विअंकीय संख्या x के अंकों का योग 9 है, अंकों के क्रम को उलट कर प्राप्त संख्या 83 नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यदि मैं अंकों का थोड़ा सा दिमाग लगाता ना कि अंकों का योग 9 है, अब जैसे मान लीजिए मैं 18 मान लूं, हो सकता है मैं 36 मान लूं, ठीक है, इस तरीके चेक कर लेना। 18 18 का उल्टा करने के बाद बोलो क्या हो गया 81। अब चेक कर लो, 9 × 18 बराबर 2y। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे देखते, देखो 18 18 को यहां रख के देखते, 9 × 18 बराबर 2y, 2 से काटा 9 बार, y बराबर 81 आ रहा है ना, तो y 81 हो गया। यदि आप मान लीजिए 36 लेते
तो आप क्या करते, यहां रख के देखते, 9 × 36 बराबर 2y, 2 से काटते 18, 18 × 9, तो इसका मतलब इसका उल्टा 63 नहीं हो रहा। अब देखो आपको क्या करना था, x² - 2x, सीधा x का मान कितना 18, 18 का स्क्वायर -2 × 18, 18 का स्क्वायर कितना आ गया 324, 324 में से क्या घटाते हैं 36, तो बोलो क्या आ जाएगा 288, ये आपका आंसर रहा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का लैस है और उनके मैस है दिए हुए, तो यदि मैं मान लीजिए मैस है मान लू x, मैसे का 40 गुना है, तो बोलो ये क्या होगा 40x, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ये कह रहा है इनका योग है ना, योग, योग इसका मतलब ये क्या है योग, तो योग बोलो क्या होगा 41x बराबर बोलो क्या होगा 1476, तो x का मान क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, इसका मतलब ये बोलो क्या हो गया 36, और ये कितना हो गया 36 × 4, 40 करना है, तो 72, 72 का डबल 144, ये हो गया। अब आपको क्या निकाले, एक संख्या निकाल, एक संख्या दी हुई है, तो आपको पता है एक संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लेस है इंटू में से, 1440 × 36, हालांकि आपके लेस में से एलडीसी के अंदर नहीं दिया होता, लेकिन सामान्य प्रश्न था, तो यहां से जब आप दूसरी संख्या निकालते हो तो आपकी क्या आ जाएगी 180 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया, ठीक है। वर्गीकृत डेटा के माध्य की गणना करने के लिए उपयुक्त की जाने वाली विधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में, कल्पित माध्य की यदि मैं बात करता हूं ना, कल्पित माध्य होता है a+ ये लो सिग्मा FD बटे सिग्मा, ये होता है, इसके अंदर ये स्वतंत्र चर होता है। सोपान विचलन विधि गणितीय रूप से सुविधाजनक और अनुपयुक्त है, भले ही बारंबारता बटन के वर्ग के निरंतर असमान है, इसका मतलब ये गलत हो गया और ये क्या हो गया ये सही हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आई। मैंने आपको कितने 25 में से 24 क्वेश्चन आपको विद प्रूफ के साथ दिए, जो अभ्यर्थी मेरे से स्टार्ट से लास्ट तक परीक्षा तक यानी परसों तक भी मैंने मैराथन क्लास डाली है, और यदि कोई अभ्यर्थी ईमानदारी से एलडीसी की परीक्षा मेरे साथ, एलडीसी की परीक्षा मेरे से जुड़कर की तैयारी की है, मैं गारंटी से कहता हूं वो 25 में से 24 क्वेश्चन कंफर्म सही कर गया है, वो एक क्वेश्चन कल्पित माध्य वाला बात चला गया है, ठीक है। आगे यदि मैं बात करूं तो अभी अपने जो रीट प्लस थर्ड ग्रेड के जो नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर इधर दिए हुए, ये हमारी जो चारों किताबें हैं मेरी और साजिद सर की, ये किताबें भी थर्ड ग्रेड में पीछे भी परचम लहरा चुकी हैं और आगे भी लहराएंगी, ठीक है। इन किताबों के लिए पूरे राजस्थान में ऑफलाइन उपलब्ध है और ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। रीट और थर्ड ग्रेड के नए बैच हमारे जल्दी स्टार्ट होंगे, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ये हेल्पलाइन नंबर आपको दिए हुए, इसके अलावा आपके पास ये हेल्पलाइन नंबर है, मेरे से आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरीज आपको पूछनी है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और नया बैच जल्दी थर्ड ग्रेड रीट प्लस थर्ड ग्रेड का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी सूचना आपको जल्दी ही मिल जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।